नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सुधार। हमारे चल रहा है बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समितियां है वो हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम जो है अगली जो समिति है, जैसे कि हमने कुछ समितियों के बारे में बात किए थे, और अभी हम बात करेंगे रिजर्व बैंक द्वारा गठित कुछ प्रमुख समितियाँ जो कि बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी। तो इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी समितियाँ थी जिनके द्वारा बैंकिंग सुधार से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं यहाँ पे दी गई। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने मिलेगी बिमल जालान समिति। ये बिमल जालान समिति की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं अक्टूबर 2013 के अंतर्गत ये देखने को मिली। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है पूर्व जो गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर का नाम क्या था, बिमल जालान, और इन्हीं के नाम पर मतलब इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य क्या था, जो नए बैंक थे यानी कि जो न्यू बैंक थे जिनको लाइसेंस की आवश्यकता है, यानी कि जो न्यू बैंक की स्थापना है उस हेतु लाइसेंस दिए जाने की जो समीक्षा है वो करना था। साथ ही अगर बात करें तो हमको 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी 2014 को, 25 फरवरी 2014 को इसने जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रदान की, आरबीआई को। तो बस इतना आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। किससे रिलेटेड थी ये, बैंकिंग सुधार यानी लाइसेंस से संबंधित यहाँ समीक्षा देना था। और इसने अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी 2014 को, और बनी कब थी ये, 2013 को, ठीक है। नेक्स्ट जो समिति है वो देखने को मिलती है हमको उर्जित पटेल कमेटी, और ये जो है भारतीय मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो यहाँ पे जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम बोलते हैं, उसकी मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो विश्लेषण है या एनालिसिस करने के लिए और उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बहुत सारी जो है क्या थी, एक प्रकार से जो अनुशंसाएं हम बोल सकते हैं या सिफारिश बोल सकते हैं, जिसके द्वारा इन चीज़ों को सुदृढ़ या मजबूत बनाया जा सके। तो यहाँ पे था मुख्य रूप से सीपीआई यानी कि हम बोल सकते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, इस पर आधारित दर को जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के केंद्र में रखा जाना चाहिए सीपीआई को। और नीतिगत दरें भारतीय रिजर्व बैंक और जो बाहरी सदस्य है उसमें जो है बाहरी सदस्यों वाली समिति के द्वारा तय किया जाए। साथ ही हम देखें तो हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, डब्ल्यूपीआई यानी कि खुदरा महंगाई दर, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, इसको अगले 2 वर्ष यानी कि जब ये बनी थी समिति, उससे अगले 2 वर्ष में 6% पर लाया जाए और फिर 4% का लक्ष्य यहाँ पे तय किया जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो है सिफारिश दी गई, जैसे कि जो वस्तुएं है उसके आधिकारिक मूल्य तय करने की परंपरा समाप्त की जाए। सरकार जो है विभिन्न बैंकों को उनके क्रियाकलापों से संबंधित निर्देश न दे, और भारतीय रिजर्व बैंक की जो ब्याज की दरें है तथा जो ब्याज की दरें मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको तय करे। कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी समाप्त की जाए तथा जो राजकोषीय जो घाटा होता है उसको वर्ष 2016 और 17 तक जीडीपी के 3% तक लाया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार की अनुशंसाएं थी, उर्जित पटेल समिति के माध्यम से दी गई। और अगली जो समिति हमको देखने को मिलती है नचिकेत मोर समिति। तो नचिकेत मोर समिति भी किससे संबंधित थी, बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी, जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पर गठित की गई थी। और इसका जो गठन है वो हमको देखने को मिलता है 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2014 को इसका गठन देखने को मिलता है। कौन सी समिति, नचिकेत मोर समिति। आपसे पूछा जाएगा कि नचिकेत मोर समिति किससे रिलेटेड थी, तो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी। इसने अपनी सिफारिशें यहाँ प्रस्तुत की 2014 को, और देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए, वित्तीय व्यवस्था यानी कि हर व्यक्ति को, यहाँ पे वित्तीय समावेशन हम बोल सकते हैं। वित्तीय समावेशन मतलब जो वित्तीय या आर्थिक जो सुविधा है या वित्तीय व्यवस्था है वो हर एक व्यक्ति तक की पहुँच होना चाहिए। तो इसे ही अच्छा मतलब बनाने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था। और वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए इस समिति का जो गठन है वो देखिए, सिफारिश यहाँ पे 2014 को की गई थी, गठन इसका 2013 को किया गया था। याद रखना आपको, 2013 यानी कि 22 सितंबर 2013 को इसका गठन किया गया था। इसकी विभिन्न प्रकार की सिफारिशें थी, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पे तो जनवरी के अंतर्गत बात कर लेते हैं हम, जनवरी 2016 की, ठीक है। जनवरी 2016 तक जो है सभी वयस्क नागरिक का बैंक खाता हो, ठीक है। ये जनधन योजना 2014 में आई थी। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ डिफाइन की गई। फिर किसी भी स्थान से मतलब जहाँ व्यक्ति रह रहा है उससे अगर 15 मिनट की दूरी तक बैंक ना हो, मतलब बैंक की सुविधा ना हो, तो बैंक की शाखा वहाँ पर खोली जाए, एटीएम वगैरह, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे या सिफारिश दी गई। हर गरीब को उसकी सुविधा के अनुसार ऋण की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध हो, मतलब कोई भी ऋण से अछूता ना रहे। गरीब परिवार को कम प्रीमियम जो दर है उस पर बीमा मतलब जो इंश्योरेंस है उसकी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाए। आधार नंबर के साथ, आधार नंबर आपको पता है,
ठीक है, आधार नंबर के साथ जो अकाउंट नंबर है उसको लिंक किया जाए, ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखने मिली। एनबीएफसी होती है यानी कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, जिसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बोलते हैं, उसको बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। और जो गरीब व छोटे उद्यमी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनको ऋण देने के लिए नए पेमेंट बैंक हम आगे पढ़ेंगे, उसकी व्यवस्था की जाए। तो विभिन्न प्रकार की सिफारिशें थी जो कि नचिकेत मोर समिति के द्वारा यहाँ पे दी गई। इसके बाद एक और समिति देखने को मिलती है, मालेगांव समिति। मालेगांव समिति क्या थी, तो देखिए इसकी अगर बात करें तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड के जो पूर्व सदस्य है वाई एच मालेगाम, इन्हीं की अध्यक्षता में इनके नाम से एक जो है विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और ये जो परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो के विनियमन में देखे गए जो बड़े विचलन थे, गड़बड़ी थी, उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस समिति का गठन किया गया। तो ये समिति हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्रकार की समिति हमने देखें, 4 समितियाँ यहाँ देखें। कुछ अन्य समितियाँ भी है जो कि आरबीआई के मतलब यहाँ पे जो है किसके द्वारा गठित की गई, आरबीआई के द्वारा ही गठित की गई। परंतु हम अब देख लेते हैं टोटल मिलाकर कौन सी, जो कंप्लीट रूप से हमने अभी पीछे देखे थे उनको हम यहाँ पे एक थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति जो हमको देखने को मिलती गठित है ना। अब देखिए गोयपुरिया समिति के बारे में हमने बात की, 1991 में इसका गठन किया गया था, ग्राहक सेवा में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है या फिर जो अन्य जो एग्ज़ाम्स है जिसके लिए आप जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। घोष समिति का गठन 1993 में किया गया था और ये जो है बैंकों में भ्रष्टाचार व जालसाजी को रोकने के लिए की गई थी। नायक समिति का गठन 1993 में किया गया था, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया था। आर के गुप्ता समिति, ठीक है, और यहाँ देखिए 1997 में इसका गठन किया गया और किस विषय से संबंधित सुझाव के लिए किया गया था, कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था। तारापोर समिति 1998 में गठित की गई थी, विदेशी विनिमय में रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु इसका गठन किया गया था। फिर खान समिति की अगर बात करें तो खान समिति हमको देखने को मिलती है, ये 1998 में की गई थी और यूनिवर्सल बैंकों के कोरम पूर्ति हेतु इसका मतलब इस विषय संबंधित सुझाव के लिए इसका गठन किया गया था। वर्मा समिति की अगर बात करें तो 1999 में हम देखें तो 1999 में इसका गठन किया गया था और कमज़ोर बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिए इसका गठन देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है रेड्डी समिति। रेड्डी समिति भी बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी और ये जो हमको देखने को मिली 2001 में। छोटी बचतों से जुड़ी जो व्यवस्था है उसमें सुधार हेतु इस विषय पर विचार के लिए इसका गठन किया गया था, सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है खन्ना समिति, 2001 में इसका गठन किया गया था। गैर निष्पादन जो अस्तिया है उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हेतु इसका जो है गठन किया गया था। फिर दीपक पारेख समिति, ये 2007 में देखने को मिलती है। बैंकिंग आधारिक जो संरचना है उसके वित्तीय मामले में सुझाव हेतु इसका गठन किया गया था। डी सुब्बाराव समिति 2009 में गठित की गई थी। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पर तकनीकी सलाह देने हेतु इसका जो है गठन किया गया था। दामोदरन समिति 2011 में गठित की गई थी। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु इसका गठन किया गया था। फिर बिमल जालान समिति 2013 में नए बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। फिर नचिकेत मोर समिति की अगर बात करें 2014 में देखने को मिलती है। देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए इसका गठन किया गया था, तो जो कि हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये सारी समितियां हमको देखने को मिलती है किससे रिलेटेड, ये देखने को मिलती है हमको बैंकिंग सुधार से रिलेटेड। मतलब पहले तो हमने देखे यहाँ पे बैंकिंग सुधार से रिलेटेड कुछ समितियाँ, जैसे नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति सेकंड है, गोयपुरिया समिति है, वर्मा समिति, दामोदरन समिति। उसके बाद रिजर्व बैंक के द्वारा भी इसी प्रकार की कुछ समितियाँ गठित की गई, जिसे हम देखें तो विमल जालन समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मोर और मालेगांव समिति। तो इन सभी के बारे में हमने देख लिया, यहाँ टोटल मिलाकर ओवरव्यू भी देख ली। अब बात करते हैं हम बैंकिंग लोकपाल योजना की। तो बैंकिंग लोकपाल योजना हम देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना क्या थी, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। इसको बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम भी बोला जाता है। और बैंकों में जो ग्राहक सुविधा होती है, ग्राहक सुविधा मतलब ग्राहकों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, असुविधा होती है ग्राहकों को, तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए, मतलब जो भी ग्राहकों संबंधित सभी समस्याएं थी, उन्हीं सभी समस्याओं के समाधान हेतु तथा बैंकों को और अधिक ग्राहक उन्मुख यानी कि ग्राहकों के प्रति रुझान बढ़ाने या उनको अच्छी सुविधा प्रदान कराने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे 14 मतलब रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा 14 जून 1995 को, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रारंभ किया गया। और यह योजना रिजर्व बैंक के अंतर्गत संचालित होती है। विवादों को शीघ्र तथा कम खर्च में निपटाने की कानूनी शक्तियों के साथ यह एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती है। उसके अलावा बात करें तो रिजर्व बैंक द्वारा पूरे देश में 15 बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी कि 15 बैंकिंग जो लोकपाल है उसको स्थापित किया गया
और यदि किसी ग्राहक को बैंकिंग सेवा में त्रुटि मिले या कोई गड़बड़ी मिले या फिर जो उसके साथ जो एग्रीमेंट किया गया, जो वायदा किया गया है, उसको अगर पूर्ति ना हो, जो वायदा किया गया, जो भी मतलब शर्त वहाँ पे देखी गई है ग्राहकों के साथ, उसके अनुरूप अगर सेवा प्राप्त ना हो तो वह अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल को दे सकता है, यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास वो अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। तो यहाँ देखिए 3 फरवरी 2009 को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आरबीआई है, 3 फरवरी 2009 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के द्वारा ओम्बुड्समैन संशोधन प्रस्ताव लाकर इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा जन उन्मुख यानी कि जनता के उन्मुख यहाँ पे बनाया गया और इसको बनाने के लिए शिकायतों का दायरा और बढ़ा दिया गया। साथ ही हम देखें तो बैंकों में आंतरिक लोकपाल योजना 2018 में, बैंकिंग लोकपाल योजना हमको 2018 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि बैंक जो है आंतरिक लोकपाल का कार्यकाल, मतलब बैंक के आंतरिक लोकपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, इसका कार्यकाल 3 से लेकर 5 वर्ष निश्चित किया जाएगा और जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। आंतरिक लोकपाल को केवल जो रिजर्व बैंक है उसकी पूर्व सहमति, मतलब जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है उसकी पूर्व सहमति से ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य के द्वारा इसको हटाया नहीं जा सकता। साथ ही आंतरिक लोकपाल को दिए जाने वाले जो पारिश्रमिक है, जो भी चीज़ उसके द्वारा सेवा, मतलब जो वेतन भत्ता पारिश्रमिक दी जाती है, उसका निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय करेगा जो निर्णय बोर्ड है, निर्णय बोर्ड के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है, और इसकी उपसमिति द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा, निर्णय बोर्ड की, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। रिजर्व बैंक के अनुसार लोकपाल योजना 2018 में आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, भूमिका और जिम्मेदारियां, प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश और निरीक्षण आदि इसमें शामिल है। 2018 के अनुसार जो प्रक्रिया आई थी, यानी कि आंतरिक लोकपाल की जो नियुक्ति उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। लोकपाल योजना 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी जो लोकपाल है उसकी निगरानी कौन करेगा, लोकपाल योजना की आरबीआई के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, निरीक्षण और बहुत सारे जो अन्य कार्य है वो इसके द्वारा किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत। उसके अलावा आप देखिए आपको देखने मिलती है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अधीन आने वाली जो शिकायतें हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी शिकायतें हैं जिसको लेकर बैंकिंग लोकपाल के पास व्यक्ति जा सकता है, कस्टमर मतलब जो कंज्यूमर है या जो ग्राहक है वो जा सकता है। तो उन शिकायतों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली शिकायत है वायदे के अनुसार सेवाएं नहीं, यानी कि मतलब क्या है कि बैंक के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनके द्वारा सीधी जो बेची गई जो सुविधाएं है, सही जो वायदे किए जाते हैं उसके अनुसार अगर सेवाएं प्राप्त नहीं होती है तो इनसे संबंधित शिकायतें कहाँ लेकर जा सकते हैं हम, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। दूसरी चीज़ उचित व्यवहार कोड का पालन नहीं, यानी कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, व्यवहार अच्छे से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी बैंक द्वारा अपनाए गए जो व्यवहार कोड, उचित व्यवहार कोड, उसका अगर पालन नहीं किया जाता तो उसकी शिकायत लेकर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाया जा सकता है। साथ में अगर देखें तो चेक, ड्राफ्ट, बिल का जो है भुगतान नहीं, यानी कि इनका भुगतान न करना अथवा चेकों के भुगतान अथवा कलेक्शन में उचित देरी करना, तो इसको लेकर भी यहाँ पे जाया जा सकता है। नेक्स्ट है हस्तांतरित धन का भुगतान नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो अन्य पार्टियाँ होती है उसके द्वारा हस्तांतरित धन का भुगतान ना करना और देर से भुगतान करना, तो ये भी इसको लेकर भी शिकायत यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। फिर देखने को मिलता है कि जो मतलब जो ड्राफ्ट है, मतलब यहाँ पे निर्धारित कार्य है, निर्धारित कार्य में समय का पालन न करना, ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए बैंक का जो प्रभार है, मतलब बैंक प्रभार लगाना या फिर वसूलना। बहुत सारे चार्जेस होते हैं ना, जैसे एसएमएस चार्जेस है या फिर कोई अन्य एटीएम चार्जेस है, तो इन प्रभार को भी बिना पूर्व सूचना के लगाया नहीं जा सकता, ना ही वसूला जा सकता है ग्राहक से। तो इसको लेकर भी वहाँ पर जाया जा सकता है ओम्बुड्समैन के पास। भारत में जो खाताधारी होते हैं, खाताधारी मतलब जो जिसका खाता होता है, तो एनआरआई यानी कि जो इंडिया के नहीं होते हैं विदेशों, तो एनआरआई की जो विदेशों से हस्तांतरित धन है, जमा है तथा बैंकिंग से संबंधित जो अन्य शिकायतें हैं वो भी लेकर जा सकता है। पेंशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो लेकर भी यहाँ पे उससे संबंधित शिकायत भी इसके पास जा सकती है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड शिकायत है तो भी लेकर जा सकते हैं। बैंक द्वारा रिकवरी जो एजेंट है उसकी नियुक्ति में मानक निर्देशों का पालन नहीं करना, तो भी यहाँ पे शिकायत लेकर जा सकती है। अन्य सेवा शर्तें जिसमें बैंक के जो अनुदेश है उसका उल्लंघन किया गया हो, तो ये सारी शिकायतें लेकर कहाँ जाया जा सकता है, ओम्बुड्समैन यानी बैंकिंग लोकपाल के पास हम जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमको बहुत सारे खाते देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हम देखें तो FCNRA यानी कि FCNR जो खाता होता है जिसे हम फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। यह एक सावधि खाता होता है, यानी टर्म डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट मतलब किसी कंडीशन के अनुसार डिपॉजिट करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स डिपॉजिट होता है और एक आरआर होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो जो अनिवासी भारतीय यानी कि जो बाहर के विदेशी व्यक्ति होते हैं तो उनको विदेशों में मुद्रा के रूप में निवेश करने की सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, और इस खाते पर मिलने वाले ब्याज खाता धारक को जो है कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। और बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है
NREA, NRE का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसे हम अनिवासी बहा खाता बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अनिवासी जो भारतीय है उसके द्वारा यह खाता बचत खाता, चालू खाता एवं सावधि जमाओं के रूप में खोला जाता है। और इसके अंतर्गत जो जमाएँ होती हैं यानी जो डिपॉजिट होते हैं और उसमें प्राप्त जो ब्याज होता है उस पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। फिर एक और होता है NROA। NROA का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, यानी कि NRO इसको खाता बोला जाता है। और यह खाता भी NRI मतलब जो शुरू में हमने देखा था NRI के द्वारा सावधि जमा चालू खाता तथा बचत खाते के रूप में खोला जाता है। कुछ होती है जो NBFC होती है, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, जैसे हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बोलते हैं। तो एक अधिनियम आया था कंपनी अधिनियम 1956 में, ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 में आया था। उसके अंतर्गत पंजीकृत वे सभी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, मतलब मुख्य कार्य जो होता है ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटी होती, सिक्योरिटी संबंधित सुविधाएं, बीमा व्यवसाय, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, चिट फंड संबंधी जो व्यवसाय है आदि में निवेश करना तथा विभिन्न प्रकार से जमाएं स्वीकार करना। तो ये सभी कंपनियां किसके अंतर्गत आती है? NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इन्हें बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे देखने को मिली। किससे संबंधित हमने देखे यहाँ पे जो बैंकिंग लोकपाल से संबंधित चीज़ें देख लिए और अन्य जो चीज़ें हैं मतलब जो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड चीज़ें हमने यहाँ देखे। एक दो चीज़ और देख लीजिए, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर हम बाकी की चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। एक होता है बेसल मानक होता है। बेसल मानक का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बेसल मानक, ठीक है। तो बेसल मानक होता क्या है? एक सन यानी कि एक समय था 1974 के आसपास। तो इसमें जर्मन बैंक ऑफ स्टेट जो है वो विफल हो गया। तो उसके पश्चात जो G10 कंट्री थी, G10 कंट्री आपको पता होगा, जिसके अंतर्गत बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन तथा अमेरिका, ये सभी कंपनी आती है। इन्होंने पूंजीगत बैंकों तथा जो गैर बैंकिंग मानकीकृत है मानक जो स्टैंडर्ड होते हैं उन नियमों के मुद्दे पर एक नए दिशा निर्देश हेतु यहाँ पे प्रयास किया। और इसी क्रम में इन देशों ने लग्जमबर्ग एक जगह है इसके साथ मिलकर उसमें जो है वर्ष 1974 में लग्जमबर्ग के साथ में मिलकर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसे हम BIS के नाम से जानते हैं, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के तत्वावधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, इसका गठन किया। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? बेसल मानक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 3 सेट होते हैं यानी कि बेसल मानक 1, बेसल मानक 2, बेसल मानक 3। तो तीनों हम बाद में जब टाइम मिलेगा आगे तो उसको हम विस्तार से वहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। इसके बाद हम कुछ योजनाएं देखेंगे। योजनाओं का मतलब जैसे मुद्रा बैंक योजना, जैसे आप देखिए यहाँ पे मुद्रा बैंक योजना, जिसे मुद्रा योजना भी बोला जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आवास जो बैंक है उसके बारे में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में हम देखेंगे, फिर भारतीय महिला बैंक के बारे में देखेंगे। ये सभी जो है महिला बैंक तो हालांकि जो SBI है उसमें मर्जर कर दिया गया है 2017 में। इसके बाद बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ATM वगैरह, ई-बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट है, प्रौद्योगिकी से संबंधित रुपए कार्ड है। इसके अलावा कुछ ऐप देखेंगे जैसे कि भीम ऐप है, पेटीएम है, ऑक्सीजन वॉलेट है, टैप एंड पे सेवा है, IMT भुगतान प्रणाली है, फ्री बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली, कोर बैंकिंग, लेस कैश, उपनगर, कियोस्क बैंकिंग, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, जिसके अंतर्गत कुछ नोट को छापने वाली जो है जगह होती है, मतलब नोट को छापने वाले स्थान हम बात करेंगे, और कुछ सिक्कों को छापने यानी सिक्कों को टकसाल, यहाँ पे नोट के लिए छापे खाने का यूज़ होता है और सिक्कों के लिए टकसाल के यूज़, तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे क्या क्या है। देखिए सभी चीज़ें आपको दिख रही है, टकसाल के बारे में भी जानेंगे। फिर NPA के बारे में हम जानेंगे। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्तियाँ होती है। बैंक किसी को ऋण देता है और ऋण अगर सही समय उपलब्ध ना हो तो उसको NPA के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो वो क्या होती है, कितने दिनों के लिए, क्या क्या टर्म्स उसकी होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में NPA की पहचान, ये सारे जो है इसके अंतर्गत देखेंगे। गैर निष्पादनकारी जो संपत्ति उसका अनुपात देखेंगे, साथ में उसके वृद्धि के प्रमुख कारण, सरकार द्वारा जो है सरकार तथा RBI के द्वारा उठाए गए कदम इस क्षेत्र से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ देखेंगे। कुछ योजनाएं जैसे इंद्रधनुष योजना के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे MICR कोड, IFSC, NEFT यानी नेफ्ट है, RTGS है, CTS है, यूनिवर्सल बैंकिंग है, कोर बैंकिंग, ये सभी देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वित्तीय समावेशन।
तो वित्तीय समावेशन होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो उत्तर लेखन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।